फेमा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज के साथ है ना एक और वर्ड ऐड कर देने का, सॉफ्टवेयर। ये अभी नहीं समझेगा, ये एक्सपोर्ट शुरू करेंगे ना तभी समझेगा। एक्सपोर्ट में गुड्स, फिर सॉफ्टवेयर और फिर सर्विसेज, ऐसा 3 पार्ट अपन एक्सपोर्ट में पढ़ेंगे। ओके, बिफोर दैट ये जो है दिस इज इंपोर्ट। वी बिगिन विद पार्ट ए, दिस इज इंपोर्ट। फ्रेमवर्क है इंपोर्ट का, सेक्शन 5 ऑफ फेमा 1999, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन। फिर एडी कैटवन बैंक मस्ट एंश्योर कंफर्मिटी to foreign exchange management, current account transaction rules 2000 and foreign trade policy, and it is regulated by the DGFT, Directorate General of Foreign Trade। मतलब इतना सारा वो फ्रेमवर्क में बैठ जाएगा, पहले सेक्शन 5, फिर आरबीआई मास्टर डायरेक्शन, करंट अकाउंट के रूल्स, एफटीपी एंड डीजीएफटी। तो इतना सब जो होता है कस्टम्स के लिए या इंपोर्ट्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑथराइज्ड डीलर्स, उनको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। पहली बात तो होने क्या वाला है, तो यहाँ पर एक्सपोर्टर है जो यूएस में बैठा है, और यहाँ पर हम हैं इंपोर्टर जो इंडिया में बैठे। अब ऐसा होता है, ये तो भाई गुड्स बेच देगा, यहाँ से हम पेमेंट करने वाले, तो हम जो पेमेंट करेंगे ना दैट विल बी थ्रू ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कोर्स। तो ऑब्लिगेशंस दिया है थोड़ा बहुत ऑथराइज्ड डीलर्स को। पहला, रूल्स एंड रेगुलेशंस मस्ट बी फॉलोड व्हाइल मेकिंग पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। ये जब भी ऑथराइज डीलर पेमेंट करेगा ना एक्सपोर्टर को, बाहर वाले को, तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो जो हम आगे पढ़ेंगे। इफ स्पेसिफिक रूल डज नॉट एग्जिस्ट देन फॉलो द जनरल ट्रेड पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस। अगर कहीं पे भी समझो कोई रूल लिखना भूल गए तो कोई बात नहीं, जनरल जो भी फॉलो होता है वो फॉलो कर लो। नॉर्मली हर एक रूल में ना एक लमसम अमाउंट लिखा होता है कि भाई तुम इतना पे कर सकते हो, बट कभी कभार समझो लमसम नहीं बट इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा। तो कभी कभार अगर ऐसा रूल्स नहीं मिलता तुमको तो फॉलो द जनरल ट्रेड प्रैक्टिस व्हाटएवर इज बीइंग फॉलोड इन द इंडस्ट्री। अडेयर टू द केवाईसी, केवाईसी रूल्स मतलब नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट रूल्स। मेक अ पेमेंट ओनली आफ्टर एंश्योरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स ऑफ द इंपोर्टर। ये इंपोर्टर तुमको कुछ डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स देगा, वो एंश्योर करने के बाद ही पेमेंट करना, वही नीचे लिखा है देखो। नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशंस ऑफ द परचेजर ऑफ फॉरेक्स, एंड परचेजर ऑफ फॉरेक्स को हम बोलते हैं इंपोर्टर। तो इंपोर्टर को क्या क्या डाला है रिस्पॉन्सिबिलिटी? पहला, he can use foreign exchange only for the purpose specified in a declaration made to the authorized dealer or for purposes permissible under FEMA and its rules। मतलब या तो डिक्लेरेशन में जो लिखा रहेगा, सी व्हेनेवर यू इंपोर्ट समथिंग, तुमको पेमेंट करना है तुम डिक्लेरेशन दोगे। अब वो डिक्लेरेशन में लिख के देना है पर्पस, किसके लिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ। या फिर अगर वो नहीं है, समझो तुमने वो पर्पस के लिए पे नहीं करना है, देन नो प्रॉब्लम, यू कैन पे फॉर द पर्पसेस व्हिच आर परमिसिबल अंडर फेमा एंड इट्स रूल्स। मतलब वो परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वगैरह वगैरह। फिर नेक्स्ट है पीआरआई के लिए, तो पीआरआई कैन पे इन रुपीज। क्या क्या रुपीज में पे कर सकता है वो? एक्सपेंसेस ऑफ लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रैवल ऑफ पीआरओआई हु इज ऑन अ विजिट टू इंडिया, दिस इज अलाउड। इसमें क्वाइट पॉसिबल वो जो एक्सपोर्टर रहेगा ना यूएस वाला, वो इंडिया आएगा एक फील्ड विजिट के लिए, एक फील्ड स्टडी के लिए। अब वो इंडिया आया तो हम उसकी खातिरदारी करेंगे, तो लॉजिंग, बोर्डिंग मतलब रहने का, खाने पीने का और ट्रैवलिंग का खर्चा अगर मैं पे कर रहा हूँ तो मैं रुपीज में पे कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। बिकॉज अगर मैं उसको रुपीज में दूंगा ना तो ही वो आगे स्पेंड कर पाएगा इंडिया में रुपीज में। नेक्स्ट, पेइंग वाया क्रॉस चेक और ड्राफ्ट इज अलाउड फॉर परचेज ऑफ गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म। ओके, फिर नेक्स्ट है एडी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया। एडी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डाला दैट एडी मस्ट एंश्योर दैट द इंपोर्टर फर्निशेस एविडेंस ऑफ इंपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट किया है कैसे प्रूव कर सकते हो? तो आईडीपीएमएस का एक प्रिंट आउट लेके दे दो, पोस्टल अप्रेजल फॉर्म दे दो, कस्टम्स असेसमेंट सर्टिफिकेट दे दो, वगैरह वगैरह। व्हाट इज आईडीपीएमएस? यहाँ पर लिखा है इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो वेबसाइट पे जाके अपलोड करने होते डिटेल्स एंड उसका एक प्रिंट दे दो ताकि वो मान लेगा कि हाँ भाई चलो तुमने इंपोर्ट किया, तुमने डॉक्यूमेंट्स भी फाइल किया। नेक्स्ट, AD must ensure that the importer has actually imported the goods equivalent to the value of remittance। बाद में पता चला कि गुड्स जो है वो $1000 का है बट रेमिटेंस तो ये साला 10,000 का लेके गया, हवाला ट्राई कर रहा है ये, तो ये नहीं होना चाहिए, दोनों का वैल्यू मैच होना चाहिए। तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी AD को डाल दी है। And outstanding import payment on the date of IDPMS are uploaded on the IDPMS। मतलब जब भी तुम IDPMS को फाइल करोगे या अपडेट करोगे ना एवरी टाइम, तो आउटस्टैंडिंग इंपोर्ट पेमेंट जो है ना वो अपलोड करना है तुमको। मतलब कोई भी अगर IDPMS तुम्हारा खोल के देखेगा ना तो उसको ये दिखना चाहिए कि भाई हाँ ये बंदे से इतना पेमेंट जो है वो जाने वाला है। ओके,
फिर नेक्स्ट है, इफ यू वांट टू पे वाया इंटरनेशनल और इंडियन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इट इज अलाउड, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर अ कंपनी और PROI, यहाँ पर कंपनी पे ज्यादा फोकस करना, PRI का, सॉरी नॉट PROI, दिस इज PRI, बट PRI पे ज्यादा फोकस मत करो, उसका कोई भी पॉइंट लिखा ही नहीं है। अ कंपनी कैन मेक अ पेमेंट इन रुपीज, किसको? टू अ नॉन होल टाइम डायरेक्टर who is PROI, person resident outside India, and is on a visit to India, and he is entitled to commission, sitting fee, remuneration, travel expense to or from India। ऐसे पर्सन को मैं रुपीज में क्यों पे करूंगा? बिकॉज अगर वो इंडिया है, देखो यहाँ पे लिखा ना विजिट टू इंडिया, एक तो वो विदेशी है, PROI है, नॉन होल टाइम डायरेक्टर है, मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि मेरा एम्प्लॉय है, वो इज अ नॉन होल टाइम डायरेक्टर। अब ऐसा बंदा अगर इंडिया पे आया है तो वो काम कर रहा है, उसके खर्चे वगैरह होंगे, तो गिव हिम रुपीज। रुपीज टुवर्ड्स व्हाट? उसको कमीशन देना है, रुपीज में दे दो। सिटिंग फी देना है, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का पैसा, वो भी चलेगा रुपीज में। उसका रेम्यूनरेशन, सैलरी वगैरह, वो भी रुपीज में। एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो रहेगा वो भी रुपीज में दे दो, चलेगा। Payment must be as per MOA, AOA resolution passed in the board meeting or general meeting or as per any law। Okay, इधर एक शॉर्ट फॉर्म याद रखने का, मार लॉ। मार लॉ, मार लॉ मतलब क्या? MOA, AOA रेजोल्यूशन एज पर लॉ, तो ये मार लॉ। मार लॉ के हिसाब से पेमेंट किया ना तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। देन देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट्स। टाइम लिमिट ऑफ सेटलमेंट का मतलब क्या है पता है? कितने टाइम में पे करना है तुमको, इंडिया से पैसा बाहर कितने टाइम में जाएगा। यही सेम एक्सपोर्ट में भी पढ़ेंगे, उसमें कितने टाइम में रिसीव करना है वो सीखेंगे। तो ऐसा है कि भाई अगर नॉर्मल केस है ना, नॉर्मल इंपोर्ट्स तो कुछ होगा, एंड डेफर्ड पेमेंट वाला है तो कुछ होगा। अगर नॉर्मल इंपोर्ट्स है देन रेमिट विद इन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स कहां से, वो भी इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, एक्सेप्ट इफ यू विथहोल्ड एनी अमाउंट टुवर्ड्स एनी परफॉर्मेंस गारंटी। अब ऐसा होता है कि नॉर्मली ना लोग विथहोल्ड करते हैं अमाउंट, मतलब मैं पे नहीं करेगा, मैं पहले टेस्ट करेगा कि वो गुड्स अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो जो भी मैं विथहोल्ड कर रहा हूँ ना, दैट इज ओके, वो एक्सेप्शन है, उसका ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 6 महीने के अंदर जाना ही चाहिए वो। ओके, एडी में अलाउ अ डिलेड रेमिटेंस ड्यू टू या तो डिस्प्यूट्स या तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी को लेकर ना कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टी रहेगा, पे नहीं कर पाएगा, तो कोई बात नहीं, एडी कैन डिलेड। अच्छा, डिले कितने टाइम तक? तो हम नीचे वाला आंसर में पढ़ेंगे 3 years तक का डिले अलाउड है। एंड ऑल्सो एक और है, बट इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू इज अलाउड अप टू 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। दिस इज अगेन गोइंग हैंड इन हैंड विद दिस वन ओनली, मतलब नीचे भी लिखा है कि भाई 3 years तक का तुमको डिले अलाउड है, यहाँ पर लिखा है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। सिर्फ एक छोटा माइनर यहाँ पर फर्क हो जाएगा कैलकुलेशन में, कि समझो ये डेट ऑफ शिपमेंट है। ओके, अब डेट ऑफ शिपमेंट से लेके 6 मंथ्स तुमको मिलता है, दिस इज योर ड्यू डेट। ओके, एंड उसके बाद क्या होने वाला है, तुमको और 3 साल मिलेगा, प्लस 3 more years मिलेगा। ओके, तो ऐसे देखोगे ना तो 3.5 years मिलता है पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर ये रेमिट विद इन 6 मंथ्स, और उसके बाद डिलेड पीरियड 3 years और मिलेगा, मतलब डेट ऑफ शिपमेंट से लेके 3.5 साल तुमको मिलेगा पेमेंट करने के लिए। ओके, बट इंटरेस्ट देखना, इंटरेस्ट जो रहेगा ना, इट इज अलाउड ओनली अप टू 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। मतलब ये जो 3.5 साल है ना, वो तो तुमको सिर्फ पेमेंट करने के लिए बोला है, बट अगर तुमको इंटरेस्ट पे कर रहा है ना, तो वो सिर्फ 3 साल तक ही अलाउड है, यहाँ से लेके 3 साल तक। तो जस्ट एक माइनर यहाँ पर, एकदम बेयर एक्ट प्रॉपर्ली या बेयर रूल्स प्रॉपर्ली रीड किया ना तो यही इंटरप्रिटेशन निकलता है कि डेट ऑफ शिपमेंट से लेके 3 years तक अलाउड है इंटरेस्ट पे करना, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे कर पाओगे, बट पेमेंट कैन बी मेड अप टू 3.5 years। तो नॉर्मली क्या होगा पता है, आपका जो सामने वाला होगा ना बंदा, जो भी एक्सपोर्टर होगा, वो ऐसे ही टर्म्स रखेगा कि भाई 6 महीने तक है ना हमको तुम पेमेंट कर दो, नहीं तो फिर हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। एंड 3 years तक इंटरेस्ट, नॉट 3.5 बट 3 years तक इंटरेस्ट होगा। ओके, एंड जब भी हम ऐसा टाइम मांगते हैं ना, तो सामने वाला ना अपने को बिल पेबल देगा, जिसको हम बोलते हैं यूजेंस बिल्स, टू ग्रांट क्रेडिट पीरियड टू द इंपोर्टर। यूजेंस बिल का मतलब वही होता है, बिल पेबल या प्रोमिसरी नोट टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है। एक्सपोर्टर ने तुमको दिया, मतलब यू विल हैव टू पे टू द एक्सपोर्टर एट दैट टाइम, जो भी मेंशन किया रहेगा, एंड दैट मच अमाउंट। ओके, फिर नेक्स्ट है, अगर डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट इंपोर्ट्स है, इंक्लूडिंग एनी बायर और सप्लायर क्रेडिट। डेफर्ड मतलब क्या? तो भाई टाइम मिलता है, किश्तों में तुम भरोगे, इंस्टॉलमेंट्स में तुम भरोगे,
तो अप टू 5 years है तो अलाउड होता है, एंड अप टू 5 years के लिए यू विल हैव टू फॉलो ईसीबी गाइडलाइंस एंड ट्रेड क्रेडिट गाइडलाइंस। तो अपने चैप्टर का पार्ट नहीं है ये ईसीबी में चला जाएगा। इफ यू रिमेंबर 3 years वाला रूल था, फर्स्ट पेज पे था ईसीबी के, फर्स्ट पेज पे नीचे लिखा था फॉर्म्स ऑफ ईसीबी, उसमें लिखा था ट्रेड क्रेडिट ऑफ 3 years। ओके, फिर उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ टाइम, तो वही है ऊपर वाला जो साल का एक्सटेंशन दिया था, ये है डेट ऑफ शिपमेंट, यहां से 6 months हो गया था। ओके, दिस वाज द ड्यू डेट। अब ऐसा है, एडी कैन ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ 6 months एट अ टाइम विच कैन गो टिल मैक्सिमम 3 years। दैट इज 6 महीना करते 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 वो चला जाएगा। मतलब यहां से है ना 6 months इंटू 6 times, मतलब ऐसे देखोगे ना तो डेट ऑफ शिपमेंट से लेके 3.5 years तक फाइनल ड्यू डेट आ जाएगा, फाइनल ड्यू डेट इंक्लूडिंग द डीले। ओके, एंड अपडेट करने का वो डीले आईडीपीएमएस पे। अब ऐसा है कि एक्सटेंशन जो है ना वो सबको नहीं मिलेगा 3.5 साल तक। एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 year इज अलाउड इफ टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट इज अप टू डैश। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई छोटा आउटस्टैंडिंग पेमेंट है ना तो ही हम तुमको बियॉन्ड 1 year देंगे। अगर कोई बड़ा सा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना तो 1 year के ऊपर तुमको मिलेगा ही नहीं। देखो, इफ यू वांट एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 year, मतलब 1 year से ज्यादा चाहिए, मतलब 3.5 तक चाहिए, then total outstanding payment should be up to $1 million or 10% of average import remittances of last 2 financial years, whichever is lower। समझो ये 1 million है, नीचे एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंस ऑफ लास्ट 2 financial years। समझो एक फाइनेंशियल ईयर जो है, दोनों लास्ट था, करंट ईयर का नहीं देखने का है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा, समझो एक जगह पे है टोटल लेट्स से 70,000 या 7 लाख ले लेता हूँ, एंड सेकेंड फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें समझो उसमें लेट्स से 8 लाख है, $8 लाख। ओके, ये दोनों का एवरेज मारोगे ना तो $7.5 लाख आएगा, और यहाँ पर 1 million मतलब $10 लाख। तो विच एवर इज लोअर आएगा ये। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसको 70 और इसको 80 कर देता हूँ। तो ये 70 लाख 80 लाख, इसका एवरेज आएगा 75 लाख, उसका 10% अपने को चाहिए, तो 7.5 लाख। 7.5 लाख और 10 लाख ये हो जाएगा विच एवर इज लोअर। तो 7.5 लाख तक अगर तुम्हारा टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट है ना, देन ओनली यू विल गेट एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 year। मतलब लॉजिक क्या है कि अगर तुम्हारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज लो तो तुमको है ना जो डीले का पीरियड पीरियड है ना वो ज्यादा मिलेगा। मतलब आई कैन से हाई क्रेडिट पीरियड, एंड अगर तुम्हारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट हाई है तो यू विल गेट अ लो क्रेडिट पीरियड। फिर चिंता होता है ना कि अरे इतना हाई अमाउंट है, इसको टाइम दिया तो फिर भाई ये तो वोडाफोन आइडिया जैसा हो जाएगा कि अभी पैसा नहीं है, उसको 15 साल 10-15 साल दे दो, अब आगे जाके पता नहीं ना क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी होता है इसके लिए। फिर एक और है, इंपोर्ट्स मस्ट नॉट बी अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनी अदर एजेंसी। ओके, तो ये एक्सटेंशन मिलेगा। फिर इंपोर्ट ऑफ फॉरेक्स और आईएनआर, तो करेंसी इंपोर्ट होती है, करेंसी कोई बाहर से लेके आता है या तुमको आके दे के जाएगा, तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज स्पेसिफाइड नो पर्सन कैन इंपोर्ट और ब्रिंग एनी फॉरेन करेंसी और फॉरेन करेंसी टू इंडिया विदाउट आरबीआईज अप्रूवल। मतलब पहले जहां पर भी स्पेसिफाई किया ना रूल्स वो फॉलो करो, अगर कहीं पे भी मिस आउट हो गया तो आप फॉरेन करेंसी इंडिया में विदाउट आरबीआई अप्रूवल नहीं लेके आ पाओगे। ओके, बट ऑफकोर्स बहुत सारा मेंशन किया है, नीचे ही मेंशन किया है। And RBI may allow a person to bring INR to India subject to terms and conditions it may stipulate। तो आरबीआई खुद ही टर्म्स एंड कंडीशन बना देगा उसके लिए, वो भी है नीचे, ये वाले के नीचे है। Import of foreign exchange or checks is governed by section 6 of FEMA and foreign exchange management export and import of currency regulation 2000। तो अपना सेक्शन 6 जो है ना उसमें अपने टेबल बनाया था जिसमें पीआरआई क्या क्या परमिसेबल कर सकता है एंड पीआरओआई क्या क्या परमिसेबल कर सकता है, उसी में लिखा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ पर था इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ करेंसी, और यहाँ पर था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी। ओके, अब देखते हैं फॉरेन करेंसी का क्या रूल्स है। फॉरेन करेंसी इज इजी बट उसमें नंबर्स है मस्ट वाला। इंपोर्ट ऑफ फॉरेक्स टू इंडिया, पहली बात तो इंपोर्ट ऑफ फॉरेक्स का मतलब क्या होता है, तो या तो किसी ने तुमको दिया या तो तुम लेके आए हो इंडिया में, तो या तो सेंड टू इंडिया या तो ब्रिंग टू इंडिया। इफ समवन इज सेंडिंग टू इंडिया विदाउट लिमिट अलाउड है, अगर तुम ब्रिंगिंग टू इंडिया हो तो तुम भी विदाउट लिमिट यू कैन ब्रिंग इट टू इंडिया, बट कंडीशंस है।
जैसे कि यहाँ पर अगर विदाउट लिमिट सेंड करना है ना, तो फॉरेक्स जो रहेगा ना, इट शुड बी अदर देन करेंसी नोट, अदर देन बैंक नोट, अदर देन ट्रैवलर चेक। मतलब बैंक ट्रांसफर का बात हो रहा है, बैंक ट्रांसफर करो, बिंदास अलाउड है। बट अगर तुमने किसी को करेंसी नोट या बैंक नोट दिया, ऐसे समझो कि अपना जो नोट होता है ना बापू वाला, दैट इज करेंसी नोट एंड बैंक नोट। थोड़ा माइनर फर्क होता है, करेंसी नोट जो होता है ना वो 1 रुपए वाला पहले था, बाकी सबको बैंक नोट्स बोलते हैं, बिकॉज बैंक नोट इज इशूड बाय अ सेंट्रल बैंक, एंड जो 1 रुपए वाला नोट था ना करेंसी नोट, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता था। ठीक है, माइनर फर्क है, समझो दोनों कैश ही है। एंड ट्रैवलर चेक, ट्रैवलर चेक क्या होता है? तो इट्स लाइक अ चेक, उसमें ना एक मैक्सिमम लिमिट डाल के रख देंगे कि भाई तुम इतना डॉलर यूज कर पाओगे, अब तुम जैसे जैसे तुमको यूज करना है तुम करते जाओगे उसको। ओके, तो ये सब अलाउड नहीं है, सिर्फ एक बैंक ट्रांसफर अलाउड है, बिकॉज इट कैन बी ट्रेस्ड। ओके, अगर ब्रिंगिंग टू इंडिया वाला केस है तो विदाउट लिमिट यू कैन ब्रिंग एनी फॉरेक्स अदर देन अनइशूड नोट्स। अनइशूड नोट्स मतलब क्या पता है? कोई भी सेंट्रल बैंक ने ना कभी उसको इशू ही नहीं किया है, कोई भी सेंट्रल बैंक ने इशू नहीं किया है, शायद छापा रहेगा बट इशू नहीं किया रहेगा इन पब्लिक। या फिर दिस इज समथिंग विच इज नॉट अ लीगल टेंडर। नॉट अ लीगल टेंडर मतलब क्या? तो अपना देश में हुआ था थोड़े साल पहले 500 और 1000 वाला केस, वही सब, वो अनइश्यूड नोट्स है, तो ये सब नहीं लेके आ सकते तुम। एंड अगर तुमको ये फॉरेक्स लेके आना है तो इट विल बी सब्जेक्ट टू मेकिंग अ डिक्लेरेशन टू द कस्टम्स अथॉरिटी इन फॉर्म सीडीएफ। सीडीएफ मतलब करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म एट द एयरपोर्ट। तो तुमसे सीडीएफ भरवाएंगे कि भाई अगर तुमको ये विदाउट लिमिट फॉरेन एक्सचेंज लेके आना है, देन मेक अ डिक्लेरेशन। बट डिक्लेरेशन नहीं जरूरत होगा अगर तुम्हारा अमाउंट बहुत ही कम है। तो देखो, नो नीड टू डिक्लेयर इफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ नोट्स और ट्रैवलर चेक एक्सेट्रा एट वन टाइम इज अप टू $10,000। मतलब तुम आ रहे हो एयरपोर्ट से, तुम्हारे पास कैश, चेक सब मिला के, जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स है ना सब मिला के $10,000 तक है, नो नीड टू डिक्लेयर। बट उसके साथ एक और कंडीशन देखना पड़ेगा, एंड इफ करेंसी नोट्स मतलब कि ओनली कैश पोर्शन इज अप टू $5,000। तो दोनों देखना है, एग्रीगेट कैश चेक जो भी है सब मिला के अप टू 10,000, एंड करेंसी नोट्स का जो पार्ट है वो अप टू 5,000। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हुआ देन नो नीड ऑफ डिक्लेरेशन। तो एग्जाम्पल, अगर कैश या इन अदर वर्ड्स आई कैन से ये करेंसी नोट्स है मेरे पास 4,000 का, चेक है मेरे पास 7,000 का, इसका मतलब क्या है? टोटल जो है ना वो 11,000 है। अब रूल क्या बोलता है? नो नीड टू डिक्लेयर इफ माई पेमेंट इज अप टू $10,000 एंड कैश इज अप टू 5,000। तो ये पेमेंट तो 10,000 के ऊपर चला गया ना, तो डिक्लेरेशन विल बी नीडेड। यस। सेकेंड एग्जाम्पल, कैश 6,000 तक का है एंड चेक 7,000 है, तो इसमें तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दोनों एक्सीड कर रहा है, 10,000 भी एक्सीड कर रहा है, 5,000 भी एक्सीड कर रहा है, तो ऑफकोर्स डिक्लेरेशन इज नीडेड। बट लास्ट केस में 4,000 का कैश, 4,000 का चेक है, मतलब ये विद इन 5,000 है एंड ये टोटल विद इन 10,000 है, तो ये केस में नो डिक्लेरेशन विल बी नीडेड। ओके, उसके बाद है इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी एंड नोट्स। अब इंडियन करेंसी सेम लॉजिक कि तुम या तो लेके आ रहे हो या कोई तुमको सेंड कर रहा है। तो पीआरआई हु हैड गॉन अब्रॉड ऑन टेम्पररी विजिट कैन ब्रिंग फ्रॉम अब्रॉड अदर देन नेपाल भूटान नोट्स अप टू 25,000 रुपीज। मतलब तुम बाहर गए हो ना, तो बाहर से तुम कैश जितना लेके आ रहे हो दैट शुड बी अप टू 25,000 इंडियन रुपीज। वाइल कमिंग फ्रॉम नेपाल और भूटान, देखो नेपाल और भूटान में ना रुपीज चलता है। ओके, तो वाइल कमिंग फ्रॉम नेपाल और भूटान अ पर्सन कैन ब्रिंग नोट्स फॉर एनी अमाउंट इन डिनोमिनेशंस अप टू 100 रुपीज। मतलब 500, 200, 2,000 के नोट्स प्रोहिबिटेड है। तो तुम अगर नेपाल से आ रहे हो ना, तो अप टू 100 वाला करेंसी तुम लेके आओ, एनी अमाउंट चलेगा। अगर तुमको 10,000 भी लाना है ना तो भी चलेगा, बट 100 के डिनोमिनेशन में 100 नोट्स लेके आओ, वो चलेगा। बट उसके ऊपर वाला नहीं लेके आओ, शायद उसमें फेक करेंसी या वगैरह का कोई तो भी रूमर वगैरह रहेगा, इसके लिए नेपाल भूटान से 100 तक का डिनोमिनेशन का तुम कुछ भी लेके आ पाओगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज इशू ऑफ गारंटी बाय द एडी। जो भी ऑथराइज डीलर होता है ना, वो लोग गारंटी दे सकते हैं। तो देखो, हम इंपोर्ट कर रहे हैं पीआरआई और बाहर वाला एक्सपोर्टर है पीआरओआई। ठीक है, इफ पीआरआई ओज अ डेट ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट्स ऑन डेफर्ड पेमेंट, मतलब ईएमआई इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे तुमने कुछ इंपोर्ट किया रहेगा, तो तुम्हारा जो एडी है ना वो गारंटी दे सकता है, किसको? पीआरओआई को। फिर नेक्स्ट, अगर डेफर्ड पेमेंट नहीं है, अगर नॉर्मल केस है, एंड समझो इंपोर्ट इज ऑफ गुड्स
and PRI owes a debt, obligation or liability with respect to import of goods as per the foreign trade policy. तो PRI का जो ऑथराइज डीलर है वो गारंटी दे सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे सकता है। किसको? तो PROI सप्लायर को, या उसके बैंक को, या उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। मतलब या तो तुम डायरेक्टली एक्सपोर्टर को दो गारंटी, या तो फिर उसके बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दो, एनीथिंग इज फाइन। LOC LOU आज के तारीख में इतना वैलिड नहीं है, बट हाँ गारंटी विल बी वैलिड। तो ये था गुड्स के लिए। अब सर्विसेज के लिए क्या है, तो PRI कस्टमर जो है वो PROI सर्विस प्रोवाइडर को गारंटी कैसे दे सकता है? थ्रू ऑथराइज डीलर। तो AD के पास जाएगा और वो आगे गारंटी देगा। दिस विल बी फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अच्छा, सर्विसेज के लिए ना गारंटी के अमाउंट के ऊपर एक कैप डाल के रखा है। तो ऐसा है कि अगर इंपोर्टर इज अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी, डिपार्टमेंट या PSU ऑफ CGST, तो मैक्सिमम 5 लाख तक उसके ऊपर नॉट अलाउड। एंड ये डॉलर है, रुपीज नहीं है। एंड अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी या डिपार्टमेंट या PSU ऑफ CGST है तो $1 लाख तक विदाउट अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड अगर मोर देन $1 लाख है तो उसको MOFGOI का अप्रूवल लगेगा। लीजेस जो होता है ना, लीजेस, उसमें भी हम ऐसा मान लेते हैं कि जो ऑपरेटिंग लीज होती है उसमें जो गुड्स आया ना इंडिया में लीज पे, उसको भी हम इंपोर्ट मान लेते हैं। तो एसेट इंपोर्ट वाया ऑपरेटिंग लीज एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स एंड RBI डायरेक्शंस, ये डायरेक्शंस वगैरह के कंप्लायंस से तुमने कोई एसेट इंपोर्ट किया है, तुम हो PRI, समझो जियो, तो तुम्हारा ऑथराइज डीलर कैन अलाउ कॉर्पोरेट गारंटी। इसका मतलब क्या है? एक कॉर्पोरेट है रिलायंस, वो गारंटी देगा ओवरसीज लेसर को कि भाई जियो पे कर देगा, नहीं तो फिर मैं रिलायंस हूं, मैं पे कर दूंगा। तो दिस इज ऑल्सो अलाउड। फिर नेक्स्ट पार्ट है एक्सपोर्ट्स का। एक्सपोर्ट्स में ऐसा है कि सेक्शन 7 ऑफ FEMA कुछ बोलता है, एंड देन देयर आर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशंस 2000। तो सेक्शन 7 ऑफ FEMA बोलता है कि एक्सपोर्टर मस्ट फर्निश अ डिक्लेरेशन कंटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्स टू द RBI, या RBI की कोई स्पेसिफाइड अथॉरिटी है जो हम ये रेगुलेशंस में पढ़ेंगे। एक्सपोर्टर मस्ट फर्निश इंफॉर्मेशन टू द RBI फॉर इंश्योरिंग रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। ये एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है वो रियलाइज होगा, उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत इन्फो लगता है, इंपोर्टर का डिटेल्स, बैंक डिटेल्स वगैरह वगैरह। RBI may give any direction to the exporters for ensuring that full value or reduced value of goods as per RBI is received without delay। तो कभी कभी फुल वैल्यू एक्सपोर्ट करने के लिए, फुल वैल्यू रिसीव करने के लिए, रियलाइज करने के लिए बोलेगा वो, बट कभी कभी गुड्स डैमेज वगैरह हो जाते हैं तो रिड्यूस वैल्यू भी चलेगा। तो RBI जो भी डायरेक्शन देगा वो तुमको फॉलो करना पड़ेगा। नाउ वी विल बिगिन विद द रेगुलेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशंस 2015। तो ये रेगुलेशंस बोलते हैं डिक्लेरेशन के बारे में। पहला कि डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स टू RBI और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो इफ यू हैव एक्सपोर्टेड थ्रू कस्टम्स मैनुअल पोर्ट्स टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया अदर देन नेपाल भूटान, तो अगर गुड्स है तो फॉर्म EDF में डिक्लेरेशन जाएगा, सॉफ्टवेयर है तो फॉर्म सॉफ्टेक्स में डिक्लेरेशन जाएगा। व्हाट अबाउट सर्विसेज? तो इफ यू आर एक्सपोर्टिंग एनी सर्विसेज अदर देन सॉफ्टवेयर तो नो डिक्लेरेशन इज नीडेड, बट यू हैव टू फॉलो रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन रूल्स। आगे हम पढ़ेंगे कि 9 मंथ्स के अंदर ये पैसा जो है वो इंडिया में लेके आना है। अच्छा, सॉफ्टवेयर सर्विस यहाँ पर अदर देन सॉफ्टवेयर लिखा है। इसका मतलब क्या पता? सॉफ्टवेयर जो है ना वो सर्विस भी होता है, गुड्स भी होता है। गुड्स मतलब क्या? तो CD में बेचा, एंड ऑनलाइन अगर डाउनलोड करने के लिए दिया ना, समझो इन्फोसिस ने यहाँ से बाहर वाले को बोला कि भाई तू बाहर डाउनलोड कर ले और मुझे पैसा पे कर दे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस। तो कोई भी हो सॉफ्टवेयर वो सब इधर ही आएगा सॉफ्टेक्स में। उसके अलावा कोई भी सर्विस रहेगा ना, समझो कंसल्टेंसी सर्विस दिया, या तुम इधर CA हो और तुमने अपना CA का सर्विस बाहर दिया किसी को, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अच्छा, सर्विस में तो ठीक है, नो डिक्लेरेशन नीडेड। गुड्स एंड सॉफ्टवेयर में जो है ना डिक्लेरेशन, उसमें क्या क्या कंटेन होगा? तो देखो, इट मस्ट कंटेन ट्रू एंड करेक्ट पर्टिकुलर्स लाइक इंपोर्टर एक्सपोर्टर का डिटेल, प्रोडक्ट का डिटेल, एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स और सॉफ्टवेयर तुमको यहाँ पर लिखना है इफ इट इज अवेलेबल। FEV मतलब फुल एक्सपोर्ट वैल्यू। अगर आज असर्टेनेबल है ना तो वो लिख के दे दो, या फिर वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड एज पर प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन इफ FEV इज नॉट असर्टेनेबल एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? तो सिंपल है कि भाई कभी कभी है ना
आज अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ना तो मुझे नहीं पता आज मुझे कितना मिलने वाला है। शायद इंपोर्टर ने ना मेरे साथ डील किया रहेगा कि भाई अगर गुड्स ऐसा क्वालिटी का है तो मैं इतना पेमेंट दूंगा, अगर ऐसे क्वालिटी का है तो मैं इतना पेमेंट दूंगा, अगर गुड्स ये डेट तक मेरे पास पहुंच गया तो इतना पेमेंट दूंगा, नहीं तो उतना दूंगा। तो जो भी है इट इज नॉट असर्टेनेबल टुडे, वो थोड़े टाइम बाद ही पता चलेगा। कोई बात नहीं, वैल्यू एक्सपेक्टेड कितना है एज पर मार्केट कंडीशन वो लिख के दे दो, एंड यू हैव टू अफर्म, मतलब यू हैव टू कंफर्म दैट इट विल बी रियलाइज एज पर रेगुलेशंस। आगे हम पढ़ेंगे 9 महीने वगैरह का रूल है, उसमें तुमको रियलाइज करना है। फिर नेक्स्ट है एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स एंड सॉफ्टवेयर। ऊपर जो था ना ईडीएफ एंड यहाँ पर सॉफ्टेक्स, ये डिक्लेरेशन का जरूरत नहीं होगा अगर ये डिस्पार्ट्स गर्लफ्रेंड में तुम्हारा आंसर में कोई तो भी एक पॉइंट फॉल होता है तो नो डिक्लेरेशन नीडेड। डिस्पार्ट्स का मतलब होता है कि भाई वो गर्लफ्रेंड के पार्ट्स हो गए, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, 1/4 गर्लफ्रेंड, 3/4 गर्लफ्रेंड, ऐसा सब। तो याद रखना डिस्पार्ट्स गर्लफ्रेंड का शॉर्ट फॉर्म, अगर इसमें फॉल होता है तो नो डिक्लेरेशन नीडेड। एंड ये जो भी है ना डिस्पार्ट्स गर्लफ्रेंड, इसमें ना कोई भी एक्चुअल सेल नहीं हुआ है, तुम देखोगे सेल नहीं कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, गुड्स बाहर भेज रहे हैं, या तो रिपेयर के लिए, या तो उसका टेस्टिंग के लिए, या फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने ना गुड्स इंपोर्ट किया था पहले, अब हम उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, या हम कोई गुड्स को रिप्लेस करके दे रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो याद रखना ऑल इन ऑल ऐसा सब केस आएगा, सेल कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो पहला डी से आएगा, डिफेक्टिव गुड्स सेंट अब्रॉड फॉर रिपेयर एंड री इम्पोर्ट, मतलब रिपेयर के लिए भेजा, वापस मंगवा लूंगा, री इम्पोर्ट कर लूंगा। ऑथराइज डीलर विल हैव टू सर्टिफाई दैट दिस एक्सपोर्ट इज फॉर रिपेयर एंड री इम्पोर्ट एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांजैक्शन इन फॉरेक्स। मतलब भाई फॉरेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो गुड्स मैंने लिया था ना पहले वही मैं रिपेयर के लिए वापस भेज रहा हूँ एंड वापस मंगवा लूंगा। आई से आएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस, थोड़ा गुड्स मैंने आज मंगवाया फुकट का, फ्री ऑफ कॉस्ट, वापस मैं भेजने वाला हूं उसको, नो डिक्लेरेशन नीडेड। एस से आएगा शिप्स, स्टोर्स, ट्रांसशिपमेंट कार्गो या गुड्स सप्लाइड फॉर मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स रिक्वायरमेंट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स अथॉरिटीज। ये क्या होता है, शिप का स्टोर्स मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री। जैसे अगर कोई शिप है वो 3-4 दिन पानी में रहने वाली है, तो शिप में अंदर कुछ रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए रहेगा ना, खाना पीना चाहिए रहेगा वगैरह, वो सब होता है स्टोर्स। तो उसको हम एक्सपोर्ट नहीं मानते, वो शिप के यूज के लिए है। सिमिलरली ट्रांसशिपमेंट कार्गो, तो एक शिप से दूसरे शिप में ट्रांसफर करना होता है ना कभी भी कोई चीज, तो एक कार्गो या कंटेनर लगता है, तो वो कंटेनर एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, वो यूज के लिए है। सिमिलरली एनी गुड्स सप्लाइड फॉर दीज अथॉरिटीज, मिलिट्री, नेवल एंड एयरफोर्स, इसको हम एक्सपोर्ट नहीं मानते, तो डिक्लेरेशन नहीं लगता है। फिर पी से आएगा पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ ट्रैवलर्स अकॉम्पनीड और नॉट। पर्सनल इफेक्ट्स मतलब क्या, तो मेरा खुद का प्रॉपर्टी, घड़ी, ज्वेलरी वगैरह वगैरह, चाहे मैंने पहना हो या बैग में रखा हो या लगेज में डाल दिया हो, जो भी है दैट इज नॉट एक्सपोर्ट, उसके लिए डिक्लेरेशन नहीं लगता। ए से आएगा एयरक्राफ्ट या उसका इंजन या स्पेयर पार्ट सेंट अब्रॉड फॉर रिपेयर या ओवरहॉलिंग एंड इट मस्ट बी री इम्पोर्टेड विद इन 6 months फ्रॉम द एक्सपोर्ट। आज मैं अगर भेज रहा हूँ बाहर और 6 महीने के अंदर मुझे ये री इम्पोर्ट करना है, तो जब मैं बाहर भेज रहा हूँ ना तभी ये डिक्लेरेशन नहीं लगेगा। लीज्ड एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इंजन या एपीयू, ऑक्सिलरी पावर यूनिट, repossessed by the overseas lessor and deregistered by the DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका मतलब क्या होता है, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर वगैरह ना मैंने लीज पे लिया है बाहर से, और लेसर ने ना वापस मंगवा लिया, उसने रीपोजेस कर लिया, क्यों, शायद मैंने लीज का पेमेंट नहीं भरा रहेगा टाइम पे वगैरह वगैरह। एंड साथ में डीजीसीए ने डी रजिस्टर कर दिया, जैसे अपना आरटीओ होता है ना, आरटीओ इज रजिस्टरिंग ऑल द मोटर व्हीकल्स, गाड़ी वगैरह, तो वैसे ही डीजीसीए ना ये एयरलाइंस वगैरह, एयरक्राफ्ट वगैरह को रजिस्टर करता है, तो ये अब डी रजिस्टर कर देगा एंड ये रीपोजेस हो चुका है, तो तुमको डिक्लेरेशन भरने की जरूरत नहीं है। फिर रिप्लेसमेंट गुड्स एक्सपोर्टेड फ्री ऑफ चार्ज एज पर एफटीबी। एफटीबी बोलता है कि भाई तुमने पहले ना कोई गुड्स बेचा था तभी डिक्लेरेशन भरा रहेगा, बट अब वो गुड्स है ना रिटर्न आया है और तुमको रिप्लेस करके देना है, तो रिप्लेस कर रहे हो ना एज पर एफटीबी फ्री ऑफ चार्ज, तो फिर नो नीड ऑफ डिक्लेरेशन। फिर टी से आएगा गुड्स सेंट अब्रॉड फॉर टेस्टिंग एंड मस्ट बी री इम्पोर्टेड, टेस्ट करने के लिए बाहर भेजा, वापस मंगवा लिया। फिर री एक्सपोर्ट बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एफटीजी मतलब फ्री ट्रेड जोन। क्या ये लोग री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बात तो री एक्सपोर्ट मतलब क्या, पहले इंपोर्ट किया उसके बाद एक्सपोर्ट करना, इसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट। तो इंपोर्टेड गुड्स फाउंड डिफेक्टिव एंड सेंट फॉर रिप्लेसमेंट। फिर इंपोर्टेड गुड्स ऑन लोन बेसिस, मतलब कि ये जो लोन बेसिस पे, जैसे नॉर्मली हम लोन लेते हैं किस्ते में पेमेंट करते हैं वैसा कुछ। एंड गुड्स इंपोर्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंड इन सरप्लस, मतलब गुड्स मैंने मंगवाया तो था बट यहाँ पर एक्स्ट्रा है वो, तो मैं वापस भेज रहा हूँ। तो जो भी है
ये भेजा है तो नो डिक्लेरेशन विल बी नीडेड। फिर जी और एफ बहुत इंपॉर्टेंट। जी तो भाई खतरनाक है, सेल्फ स्टडी वाले यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। गिफ्ट ऑफ गुड्स अकम्पनीड बाय अ डिक्लेरेशन बाय एक्सपोर्टर दैट द वैल्यू डज नॉट एक्सीड 5 लाख। इसका मतलब ये है कि भाई अगर 5 लाख के ऊपर गया ना गिफ्ट ऑफ गुड्स तो फॉर्म ईडीएफ में डिक्लेरेशन लगेगा। बट अगर 5 लाख तक है ना तो ईडीएफ नहीं चाहिए, बट एक नॉर्मल डिक्लेरेशन लगेगा। एक लेटर लिखना पड़ेगा तुमको एडी को कि भाई देखो ये मैं गिफ्ट कर रहा हूं और ये 5 लाख तक का ही गिफ्ट है, इसके लिए मैं ईडीएफ फाइल नहीं कर रहा हूं। फिर एफ से आएगा फ्री ट्रेड सैंपल्स ऑफ गुड्स और पब्लिसिटी मटेरियल। तो अगर कोई भी चीज मैंने फ्री के लिए भेजा है बाहर ऐसे ही सैंपल के तौर पे, कोई बात नहीं, नो डिक्लेरेशन नीडेड। फिर आईईसी होता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होता है, आईईसी अलॉटेड बाय द डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है ना, मुझे आईईसी देगा, उसी के बाद मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर सकता हूँ। तो ये जो नंबर है ना आईईसी, ये जो कोड होता है, नंबर होता है, आई हैव टू इंडिकेट ऑन ऑल कॉपीज ऑफ डिक्लेरेशन मेड टू आरबीआई या प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, एंड ये मुझे ऑन ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस विद एडीआई आरबीआई मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन लेटर वगैरह। अच्छा, डिक्लेरेशन किसको देना होता है? अगर मैं एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स हूं तो कुछ होगा, एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर हो तो कुछ होगा। एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स हो तो मुझे फॉर्म ईडीएफ देना होगा डुप्लीकेट में। डुप्लीकेट मतलब क्या? एक ओरिजिनल कॉपी और एक उसका फोटो कॉपी। ये किसको दूंगा? कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को दूंगा। जो ओरिजिनल है ना वो फॉरवर्ड कर देगा नियरेस्ट आरबीआई ऑफिस को, एंड जो डुप्लीकेट है ना, एक कॉपी जो दिया था उसको एक्नॉलेज करेगा, एक स्टैंप थप्पा मार के देगा, ये कस्टम वाले का स्टैंप रहेगा, स्टैंप मार के देगा एक्सपोर्टर को वापस, एक्सपोर्टर उसको सबमिट करेगा ऑथराइज डीलर के पास, एंड एडी विल रिटेन इट। फिर एडी जब ये पेमेंट करेगा ना या पेमेंट रिसीव करेगा ना, तब ये काम आएगा डॉक्यूमेंट उसको। तो याद रखना, कमिश्नर ऑफ कस्टम को देना है, वो ओरिजिनल देगा आरबीआई को, थप्पा मार के कॉपी मुझे दे देगा, मैं एडी को दे दूंगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर रहेगा तो क्या? तो सॉफ्टवेयर रहेगा ना तो अलग चीज है। फॉर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, पहली बात तो कौन सा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हो? कंप्यूटर, ऑडियो, वीडियो या टेलीविजन सॉफ्टवेयर, तो फॉर्म सॉफ्टेक्स देना पड़ेगा इन ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट में दिया, इसका मतलब क्या है कि भाई एक ओरिजिनल कॉपी एंड 2 फोटो कॉपी। किसको देना है? डेजिग्नेटेड ऑफिशियल को देना है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या फ्री ट्रेड जोन। तो इधर जो भी ऑफिशियल बैठा रहेगा ना उसको दे दो, वो ओरिजिनल दे देगा आरबीआई के नियरेस्ट ऑफिस में, एक कॉपी जो है वो तुमको दे देगा थप्पा मार के, स्टैंप मार के, तुम जाके सबमिट कर दोगे ऑथराइज डीलर को एंड वो रिटेन कर लेगा। अच्छा, एक और कॉपी बचा तो क्या? तो वो खुद रिटेन कर लेगा। ओके, फिर ये डिक्लेरेशन के साथ ना तुमको एविडेंस देना पड़ता है। यू हैव टू गिव एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द डिक्लेरेशन दैट एक्सपोर्टर इज अ पीआरआई एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इसका प्रूफ दो। डेस्टिनेशन स्टेटेड इन द डिक्लेरेशन इज द फाइनल डेस्टिनेशन। तो प्रूव करो कि भाई ये जो है ना गुड्स इधर ही उतरने वाला है और इंपोर्टर उधर ही है। एंड वैल्यू को प्रूफ चाहिए, वैल्यू स्टेटेड इज इक्वल टू, अगर फुल वैल्यू या फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स और सॉफ्टवेयर है तो जो भी तुमने स्टेट किया ना उसको प्रूव करके दिखाओ। और अगर वो अनसर्टेनेबल था तो वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड, इसका भी एविडेंस दे दो कि भाई तुम कैसे बोल रहे हो कि इतना एक्सपेक्टेड है। मैनर ऑफ पेमेंट कैसा होता है? मैनर ऑफ पेमेंट मतलब क्या? तो इंपोर्टर से पैसा आएगा ना, तो नॉर्मली ऐसा होता है एक्सपोर्ट वैल्यू मस्ट बी पेड वाया एडी, मतलब इंपोर्टर विल पे टू माय ऑथराइज्ड डीलर बैंक एंड वो मुझे दे देगा। तो नॉर्मली इट इज लाइक अ वन शॉट बैंक ट्रांसफर ओनली। बट कभी कभी है ना पेमेंट नहीं आता है, समझो ये एक्सपोर्टर है, ये इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर ने ना उसको गुड्स तो भेज दिया, इंपोर्टर ने ना पैसा नहीं भेजा, यहाँ पर नॉर्मली पैसा आता ना, पैसा नहीं भेजा, गुड्स ही वापस भेज दिया। तो अब क्या पैसा आना चाहिए? नहीं, गुड्स आ गया ना, तो वही लिखा देखो, इफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड ऑन री इम्पोर्ट, मतलब मैंने आज एक्सपोर्ट किया और इसने वापस गुड्स भेज दिया, शायद मैंने ना रिपेयर के लिए भेजा रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इफ आई हैव एक्सपोर्टेड द गुड्स टू री इम्पोर्ट विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, जो भी आरबीआई का रूल्स रहेगा ना उसके हिसाब से तुमने री इम्पोर्ट कर लिया, देन द री इम्पोर्ट इज डीम्ड रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू। मतलब ये जो री इम्पोर्ट आया ना, गुड्स आया ना, इसी को हम मान लेंगे कि भाई रियलाइजेशन हो गया, क्योंकि पैसा तो आने वाला नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो ओके। उसके बाद पीरियड विद इन विच एक्सपोर्ट वैल्यू मस्ट बी रियलाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम में पैसा आना चाहिए एक्सपोर्टर के पास। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि नॉर्मली कुछ रहेगा एंड अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह रहेगा तो कुछ रहेगा। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट नॉर्मल केसेस। नॉर्मल केसेस में भी नॉर्मल केसेस है, मतलब फॉर नॉर्मल गुड्स सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर you have to realize and repatriate the amount in 6 months, sorry not 6 months, 9 months from the date of export.
6 मंथ इधर बाजू में एक्स्ट्रा मिलने वाला है, बट यहाँ पर 9 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट यू हैव टू रियलाइज एंड रिपेट्रिएट। रियलाइज मतलब कि भाई तुमको ये मिल गया इंपोर्टर से, रिपेट्रिएट मतलब तुम इंडिया में लेके आए इसको। तो 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट है, ये डेट पे ध्यान देना, एक्सपोर्ट से है, क्योंकि आगे 15 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट आने वाला है। तो ऑल इन ऑल फर्स्ट रूल बोलता है कि भाई नॉर्मल केसेस में, चाहे वो गुड्स हो या सॉफ्टवेयर हो या सर्विसेज हो, रियलाइज एंड रिपेटेड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। बट अगर गुड्स का बात करें, खाली गुड्स का, विच आर एक्सपोर्टेड टू अ वेयर हाउस दैट इज एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, नॉर्मली क्या होता है पता है, ये एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर ना डायरेक्टली इंपोर्टर को देता है नॉर्मली, तो वो पहला वाला केस अप्लाई करो। बट एक्सपोर्टर क्या करता है पता है, यूएस में ना उसका एक वेयर हाउस है, ये वेयर हाउस में पहले डालता है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट यहाँ से बाद में आगे होता है इंपोर्टर को। क्यों करता है पता है, एक्सपोर्टर ना वेयर हाउस में तो भेज दिया यूएस के, बाद में इंपोर्टर मिलने वाला है, मतलब ढूंढेंगे बाद में। आई डोंट हैव अ बायर टुडे, सो आई एम सेंडिंग इट टू द वेयर हाउस, बाद में आई विल फाइंड द बायर एंड देन आई विल सेंड इट। तो इसके लिए यू हैव एन एक्स्ट्रा टाइम, 15 मंथ्स का टाइम है तुम्हारे पास फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। क्यों डेट ऑफ एक्सपोर्ट नहीं बोला, क्योंकि सेल ही नहीं हुआ है। तो डेट ऑफ शिपमेंट, मैंने इंडिया से बाहर भेजा ना एक वेयर हाउस के लिए, तो जब भी भेजा वहां से 15 मंथ्स के अंदर आई हैव टू रियलाइज, रिपेट्रिएट एंड पे द अमाउंट टू द एडी। इसका मतलब क्या है पता है, ये जो वेयर हाउस में जो बंदा है ना, समझो दिस इज एक्सपोर्टर मिस्टर ए, यहाँ पर वेयर हाउस में मिस्टर बी बैठता है जो सेल करने वाला है, तो मिस्टर बी क्या करेगा, रियलाइज करेगा, रिपेट्रिएट करेगा एंड इट विल पे टू द ऑथराइज्ड डीलर, जो ए का बैंक है ना उसको पे कर देगा। तो ये 15 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट होना चाहिए। What if exporter is special economic zone, software technology park, electronic hardware technology park, biotechnology park, export oriented unit या status holder exporter? तो they have to realize and repatriate the amount within 9 months from the date of export। तो जो इधर था ना identical, वही यहाँ पर बोला है। ओके, बट अगर कुछ भी याद रखना, अगर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना जो लास्ट वाले केस में, तो इन एनी केस, एनी केस मतलब क्या, ये वेयर हाउस वाला हो या ना हो, इररेलेवेंट है वो, अगर ये एक्सपोर्टर निकला तो आंख बंद करके 9 महीने। बट अगर उसके अलावा कोई है फॉर एनी अदर एक्सपोर्टर, तो ये चेक करना, सीधा सेल हुआ है तो 9 महीने, वेयर हाउस में डाला है तो 15 महीने। क्या ये एक्सटेंड हो सकता है? ऑफ कोर्स, आरबीआई या ऑथराइज्ड डीलर ऑन डायरेक्शन ऑफ आरबीआई में एक्सटेंड द टाइम लिमिट्स फॉर एनी सफिशिएंट या रीजनेबल कॉस्ट। अच्छा, इफ सॉफ्टवेयर इज नॉट एक्सपोर्टेड इन फिजिकल फॉर्म, तो डेट ऑफ एक्सपोर्ट क्या आएगा? देखो, डेट ऑफ एक्सपोर्ट का मतलब क्या पता है, मैंने यहाँ से गुड्स भेज दिया बाहर, मैंने सेल कर दिया गुड्स, बट अगर मैं फिजिकल फॉर्म में सॉफ्टवेयर बेच ही नहीं रहा हूँ, मैं ऑनलाइन फॉर्म में बेच रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, इन्फोसिस इंडिया में है और बाहर समझो कोई कंपनी है, इन्फोसिस ने ना अपना सॉफ्टवेयर बाहर वाले को बेचा है, एंड बाहर वाला ना उसको डायरेक्टली ऑनलाइन डाउनलोड कर लेगा, सीडी भेजने का जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ केस है तो डेट ऑफ एक्सपोर्ट को हम क्या मानेंगे, क्योंकि कुछ भेजा ही नहीं है ना, तो डेट ऑफ एक्सपोर्ट इज द डेट ऑफ इनवॉइस। जो भी इसने बिल रेज किया वहां से तुमको फिर आगे 9 महीने का टाइम मिलेगा। ओके, सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है, तो भाई तुमने जब भी डिक्लेरेशन फाइल किया ना, डिक्लेरेशन के साथ है ना तुमको डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज करने होते हैं, या रादर डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं। तो डिक्लेरेशन तो तुमने पहले ही भेज दिया, नो प्रॉब्लम, बट थोड़े टाइम में तुमको डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा एडी को। एक्सपोर्टर विल हैव टू सेंड डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन द डिक्लेरेशन फॉर्म, ईडीएफ या सॉफ्टेक्स, टू द ऑथराइज्ड डीलर। कितने टाइम में ये डॉक्यूमेंट्स भेजेगा? पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, इंपोर्टर का डिटेल, एक्सपोर्टर का डिटेल, उसके बाद वैल्यू का डिटेल्स, उसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ना दोनों का, सेल एग्रीमेंट बोलो जो भी है, वो सब डॉक्यूमेंट्स एंड एनी अदर मटेरियल डॉक्यूमेंट विद इन 21 डेज तुमको देना है एडी को, विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट अगर गुड्स है तो, या फ्रॉम डेट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ सॉफ्टेक्स फॉर्म अगर सॉफ्टवेयर है तो। अच्छा, डेट ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो तुम्हारा आईडीटी में कस्टम्स है ना, उसके हिसाब से आएगा। तो डेट ऑफ एक्सपोर्ट से 21 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट पहुंच जाना चाहिए अगर गुड्स है तो। व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर? तो सर्टिफिकेशन ऑफ सॉफ्टेक्स फॉर्म, ये सॉफ्टेक्स फॉर्म को ना सर्टिफाई किया जाएगा, एक्नॉलेज किया जाएगा, थप्पा मारा जाएगा, वहां से तुमको 21 डेज मिलने वाला है। ओके, अच्छा यहाँ पर सर्विसेज क्यों नहीं दिया? क्योंकि सर्विसेज के लिए डिक्लेरेशन ही नॉट नीडेड है। ओके, अच्छा ये एक्सटेंड हो सकता है, हाँ, एडी में एक्सटेंड द पीरियड फॉर रीजंस बियॉन्ड द एक्सपोर्टर्स कंट्रोल, नो प्रॉब्लम। Exports requiring prior approval, not that important. Export of goods under a special agreement between India का central government and बाहर का foreign government. These will be governed by Trade Control Authority in India plus instruction of RBI.
तो ये यहाँ पर तुम ये TCA जो है ना, ट्रेड कंट्रोल अथॉरिटी, उसका रूल्स फॉलो करो एंड RBI का इंस्ट्रक्शन फॉलो करो. एंड इफ देयर इज एन एक्सपोर्ट अंडर लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय EXIM टू अ फॉरेन बैंक और FI, दोज आर गवर्न बाय द RBI. तो RBI इसको गवर्न करेगा, उसका रूल फॉलो करना पड़ेगा. अच्छा, व्हाट इज दिस सेकंड पार्ट, देख लो. यहाँ पर अपना EXIM है इंडिया का, उसने है ना एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है. लाइन ऑफ क्रेडिट इज लाइक अ लोन. ओके, किसको दिया है? तो बैंक ऑफ अमेरिका को दिया है. ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका एक इंपोर्टर के बिहाफ का बैंक है. ठीक है, इंपोर्टर है समझो मिस्टर A ऑफ USA एंड यहाँ पर है मिस्टर B ऑफ इंडिया. ठीक है, हम एक्सपोर्टर है और ये वाला बंदा इंपोर्टर है. तो ऐसा है कि भाई एक्सपोर्टर को है ना अगर पैसा चाहिए तो इंपोर्टर है ना उसको $1 मिलियन दे देगा. बट इंपोर्टर के पास पैसा नहीं है, तो इंपोर्टर ने क्या किया पता है, ये बोफा से पैसा ले लिया 1 मिलियन. बोफा के पास किधर से पैसा आया? तो EXIM ने उसको पैसा दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है 1 मिलियन. ऐसा होता है. तो अगर ये केस है ना तो तुमको RBI के रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे. नेक्स्ट, डिले इन रिसीट ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स और सॉफ्टवेयर. अब जो 9 या 15 महीने का जो था ना रूल, अगर तुमको डिले हुआ वो पेमेंट लाने में तो क्या होगा? पहली बात तो सर्विसेज के लिए साइलेंट है, सर्विसेज के लिए कुछ भी बोला नहीं है. दिस इज ओनली फॉर गुड्स एंड सॉफ्टवेयर. इफ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 9 मंथ्स या 15 मंथ्स प्लस एक्सटेंशन हैज एक्सपायर्ड, ये ऊपर लिखा था ना RBI कैन एक्सटेंड इट, तो जो भी एक्सटेंडेड पीरियड था समझो वो भी एक्सपायर हो गया एंड पेमेंट इज नॉट येट रिसीव्ड, देन RBI मे गिव एनी डायरेक्शन. किसको डायरेक्शन देगा पता है? याद करो, पहले वाले केस में ऐसा था कि मिस्टर A वाज द एक्सपोर्टर एंड वो डायरेक्टली इंपोर्टर को भेज रहा था गुड्स. एक केस में ऐसा था वेयर हाउस में भेज रहा था, तो मिस्टर A जो था ना वो वेयर हाउस में भेज रहा था ऑफ USA, जिसको कौन हैंडल करता है? मिस्टर B हैंडल करता है. एंड आगे जाके वो इंपोर्टर के पास जाएगा, तो खोजने वाला है ना बायर या इंपोर्टर, अभी तक है नहीं बट वो खोजने वाला है. ही विल फाइंड द इंपोर्टर. तो अभी तक माल नहीं बिका है, तो it will send directions, RBI will send directions to a person who has sold the goods, मतलब मिस्टर A, क्योंकि उसने बेच दिया ना ये, और to any person who is entitled to sell the goods or software, मतलब मिस्टर B, क्योंकि मिस्टर B को क्या है, वेयर हाउस संभालता है ना, उसको हक है, he will be selling it ahead. तो या तो मिस्टर A को डायरेक्शन मिलेगा या तो मिस्टर B को डायरेक्शन मिलेगा. फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ गुड्स और सॉफ्टवेयर एक्सपेडिएंटली. एक्सपेडिएंटली मतलब क्या पता? फास्ट, एज सुन एज पॉसिबल. RBI है ना वो डायरेक्शन में लिख के देगा, फॉर एग्जाम्पल 3 months. इफ सोल्ड मतलब कि ये वाले केस का बात हो रहा है, अगर बेच दिया है ना तो पेमेंट सिक्योर कर लो फटाफट, ऐसा डायरेक्शन आएगा. बट अगर यहाँ पर सेकेंड वाला केस है, सेलिंग ही नहीं हुआ है, तो RBI विल डायरेक्ट यू फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग सेल एज वेल एज पेमेंट फॉर गुड्स और सॉफ्टवेयर एक्सपीडियंटली. इसका मतलब क्या है कि भाई बेचो जल्दी और पेमेंट भी जल्दी लेके आओ, एज सुन एज पॉसिबल, इफ द गुड्स आर नॉट येट सोल्ड और दे आर नॉट येट री इम्पोर्टेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड. मतलब देखो ये वेयर हाउस जो है ना उसमें तुमने एक्सपोर्ट तो कर दिया, अब या तो तुम उसको बेच दो, नहीं तो फिर है ना इंडिया वापस मंगवा लो, री इम्पोर्ट कर लो विद इन द टाइम स्पेसिफाइड. तुमने बेचा भी नहीं है, तुमने री इम्पोर्ट भी नहीं किया है, तो तुमको डायरेक्शन आ जाएगा टू सेल इट एंड ब्रिंग द पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल. अच्छा, RBI ने अगर ये डायरेक्शन नहीं दिया, if RBI does not give these directions, then to the exporter is said to have contravened the provisions. मतलब ऐसा नहीं है कि समझो अगर 9 महीने का पीरियड पास हो गया, उसके बाद अगर डायरेक्शन आया तो भी तुमको पेनल्टी पे करना है, एंड अगर डायरेक्शन नहीं आया ना RBI का तो भी तुमको पेनल्टी पे करनी है. मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन नहीं आया तो तुमने कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है. 9 महीने तक तुम्हारा पेमेंट नहीं आया, 15 महीने तक तुम्हारा पेमेंट नहीं आया, तो तुमने तो कॉन्ट्रावेंशन कर ही दिया है, तुमको पेनल्टी लगने वाली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द डायरेक्शन इज रिसीव्ड और नॉट, बिकॉज मे बोला ना, RBI मे सेंड अ डायरेक्शन. फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडवांस पेमेंट्स अगेंस्ट द एक्सपोर्ट्स. एडवांस पेमेंट्स अगेंस्ट द एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? तो पहले ना मुझे पैसा मिल गया, समझो ये इंपोर्टर है और ये एक्सपोर्टर है, ठीक है. 1 अप्रैल 20 को इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को $1 मिलियन दे दिया, मतलब सेलिंग प्राइस पहले ही दे दिया एडवांस में. बाद में एक्सपोर्टर क्या करेगा? गुड्स भेजेगा. तो ये गुड्स कब तक भेजना है उसको, शिपमेंट कब तक करना है? तो रूल बोलता है 1 ईयर तक, मतलब 31 मार्च 21 तक. देखो, इफ एक्सपोर्टर रिसीव्स एडवांस पेमेंट फ्रॉम अ बायर नेम्ड इन द एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन, एक्सपोर्ट का डिक्लेरेशन रहेगा ना EDF वगैरह, तो उसमें जो भी बायर का नाम लिखा रहेगा उससे एडवांस मिला है, देन द एक्सपोर्टर मस्ट एंश्योर द फॉलोइंग. क्या एंश्योर करेगा? शिपमेंट ऑफ गुड्स इज मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट.
मतलब 1 साल के अंदर ये पहुंच जाना चाहिए, 31 मार्च 21 तक पहुंच जाना चाहिए। बट एक एक्सेप्शन है, इफ द अग्रीमेंट इटसेल्फ प्रोवाइड्स फॉर शिपमेंट पीरियड बियॉन्ड 1 ईयर। अब अग्रीमेंट ही बोलता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ, अग्रीमेंट ही बोलता है कि हमको है ना 30 जुलाई 21 तक चाहिए, तो फिर कोई बात नहीं, देन यू आर नॉट वायोलेटिंग दिस। तो नॉर्मली 1 साल, बट अगर अग्रीमेंट ज्यादा बोलता है तो वो ज्यादा वाले को फॉलो करो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इंपोर्टर तुमको $1 मिलियन दे के रखा है, तुम बाद में गुड्स भेजने वाले हो, तो इंपोर्टर बोलता है कि भाई 2 महीने के अंदर दे गुड्स, नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा ये 1 मिलियन पे। या इंपोर्टर बोलता है कि भाई आज से ही इंटरेस्ट लगेगा, जो भी इंपोर्टर बोलता है ना कि भाई इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो एक्सपोर्टर कैन पे द इंटरेस्ट बट अप टू अ लिमिट। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस इफ एनी, मतलब लगता है इंटरेस्ट तो ठीक है, वरना जाने दो। अगर लग रहा है देन इट शुड नॉट एक्सीड लाइबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट्स, मतलब लाइबोर प्लस 1%। तो ये रेट एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। एंड एक्सपोर्टर मस्ट इंश्योर दैट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द शिपमेंट आर राउटेड थ्रू द सेम ऑथराइज्ड डीलर थ्रू विच एडवांस वाज रिसीव्ड। देखो एडवांस है ना, ये 1 मिलियन ये एचडीएफसी से मिला था, एचडीएफसी के थ्रू मिला था, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा ना शिपमेंट का, क्योंकि बाद में शिपिंग होने वाला है ना, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है दिस शुड बी राउटेड बाय दैट एचडीएफसी ओनली। ओके, इधर एक चीज है कि इफ इट इज नॉट शिप्ड इन 1 ईयर देन द एक्सपोर्टर मे हैव टू रिफंड द अमाउंट, और ये कुछ भी हो सकता है, फुल या पार्ट एडवांस जो है वो रिफंड कर सकता है, या तो इट विल हैव टू कीप पेइंग इंटरेस्ट। देखो ये जो है ना, हम किसका बात कर रहे हैं पता, फर्स्ट वाले पॉइंट का बात कर रहे हैं, यहाँ पर एरो मार देना तुम लोग। ऐसा है कि नॉर्मली 1 ईयर का तुम्हारा बोला है, ये एक्सेप्शन को 2 मिनट के लिए साइड में रख दो। 1 ईयर तक तुमको शिपमेंट करना है, अगर नहीं किया देन यू मे हैव टू रिफंड द होल अमाउंट या पार्ट अमाउंट। अगर आधा गुड्स चला गया है तो जो बाकी है उतने का रिफंड दूंगा, या फिर तुमको इंटरेस्ट पे करते रहना पड़ेगा, जो भी है। यू विल हैव टू रिफंड और पे इंटरेस्ट ओनली आफ्टर आरबीआई's अप्रूवल। मतलब दोनों के लिए, ये देखो, ये एडवांस रिफंड करने के लिए भी अप्रूवल लगेगा, इंटरेस्ट पे करने के लिए भी अप्रूवल लगेगा। भाई चाहे कितना भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे कितना भी रिफंड हो, तुमको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा आफ्टर अ ईयर। बट इधर एक्सेप्शन है तो कोई वांधा नहीं, नो प्रॉब्लम। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है पता है, कि मैं एक बड़ा सा सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे कि आई एम एन एक्सपोर्टर इन इंडिया, और बाहर है ना इंपोर्टर है, समझो यूएस में। एक्सपोर्टर क्या करता है पता है, यूएस में जाके बिल्डिंग बनाता है, अब इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ही बोलते हैं ना। या फिर एक टर्न की प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता है। व्हाट इज अ टर्न की प्रोजेक्ट पता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा एक बड़ा सा प्रोजेक्ट तुमने बनाया और बेच दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार मैन्युफैक्चरिंग सेटअप या कार मैन्युफैक्चरिंग का पूरा मशीनरी जो है वो तुमने बनाया, ओके, यू मेड इट एंड देन यू सोल्ड इट टू समवन। टर्न की प्रोजेक्ट्स ये होता है कि भाई हम बड़ा सा प्रोजेक्ट बना के देंगे, बट उसको ऑपरेट वगैरह, ओन वगैरह कोई और करेगा, ठीक है। तो वेयर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज प्रपोज टू बी मेड ऑन डेफर्ड पेमेंट टर्म्स, क्योंकि ना बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो किश्तों में पेमेंट आने वाला है, और इन एग्जीक्यूशन ऑफ टर्न की प्रोजेक्ट, और फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये 3 केस है ना, इसको प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं। देन द एक्सपोर्टर शैल बिफोर एंटरिंग इनटू सच अरेंजमेंट submit the proposal for prior approval of an approving authority. Who is this approving authority? Exim Bank of India या authorized dealer। मतलब इतना सिंपल बोला है कि अगर तुमको डेफर्ड पेमेंट टर्म देना है इंपोर्टर को, या तुमको टर्न की प्रोजेक्ट बेचना है, या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पूरा तुमको मिला है, देन वो अरेंजमेंट में एंटर करने के पहले ये प्रपोजल किसके पास लेके जाओगे, अप्रूविंग अथॉरिटी के पास, विच इज या तो एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया या तो ऑथराइज्ड डीलर। गारंटी कौन कौन दे सकता है, देखो अब सिविल कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो गारंटी देना पड़ेगा परफॉर्मेंस का। तो ऐसा है कि यहाँ पर एक्सपोर्टर है, यहाँ पर इंपोर्टर है। वो जो टर्न की प्रोजेक्ट था ना, वो कैसा चलेगा, अच्छा चलेगा कि नहीं, उसका गारंटी कौन दे रहा है वो पूछा है। एंड सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है समझो, तो उसका गारंटी कौन दे रहा है वो पूछा है। देखो, हु कैन गिव गारंटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट आउटसाइड इंडिया, और फॉर अवेलिंग क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक और एफआई आउटसाइड इंडिया। देखो एक्सपोर्टर है ना, बाहर जाके बिल्डिंग बनाएगा ना, इंडिया में बिल्डिंग बना के थोड़ी एक्सपोर्ट करेगा, बाहर जाके बनाना पड़ेगा, तो बाहर उसको कोई क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए फ्रॉम बैंक और एफआई, तो उसका भी गारंटी कौन देगा। तो इतना लिखा है, एडी बैंक या एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एक्सपोर्टर कंपनी, मतलब इंडिया का कोई भी एडी बैंक, ऑथराइज डीलर बैंक, या तो कोई दूसरा कंपनी जो एक्सपोर्ट करता है, और वो भी पीआरआई कंपनी। इन शॉर्ट इसको ना कॉर्पोरेट गारंटी बोलते हैं। कॉर्पोरेट गारंटी भी चलेगा इफ इट इज गिवन बाय एन इंडियन कंपनी या अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कंपनी, ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट और अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटीज स्टिपुलेट दोज रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये जो गारंटी है ना, अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट में, या वो जो अप्रूवल अथॉरिटी था ना एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया या एडी, अगर वो अप्रूवल अथॉरिटी जो है वो स्टिपुलेट करता है ना, तो ही तुम ये गारंटी दे सकते हो। कौन गारंटी दे सकता है? एडी बैंक या फिर कोई पीआरआई एक्सपोर्टर कंपनी। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इज नॉट दैट रिलेवेंट। ऐसा है कि दी आरबीआई में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट द एक्सपोर्टर्स टू डू द फॉलोइंग। पहला, टू कवर फुल पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय इररेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब क्या पता है? इट इज लाइक अ स्मॉल लोन, ठीक है। इररेवोकेबल मतलब क्या? तो तुम तोड़ नहीं पाओगे। तो सिंपल है, क्या करने का होता है, बाहर वाले के बैंक से ना एक एलओसी ले लेने का, एक लेटर ऑफ क्रेडिट ले लेने का कि भाई अगर इंपोर्टर नहीं पे करेगा ना तो ये बैंक पे कर देगा इंपोर्टर का। तो दैट इज एलओसी, और वो इररेवोकेबल है, मतलब वो बैंक तोड़ नहीं सकता, मतलब मुझे मेरा पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो आरबीआई को लगता है ना, तो आरबीआई में है, ऑप्शन है, आरबीआई में डायरेक्ट द एक्सपोर्टर कि भाई तू है ना बाहर से ये एलसी मंगवा ले टू एंश्योर रिसीट इन फुल। फिर एक और डायरेक्शन दे सकता है, टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन बिफोर सबमिटिंग इट टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। मतलब ये जो डिक्लेरेशन है उसमें सब चीजें बराबर वगैरह है ना, उसके लिए पहले एडी का अप्रूवल लो, फिर तुम ये स्पेसिफाइड अथॉरिटी को दो। कौन था ये? कमिश्नर ऑफ कस्टम्स था अगर गुड्स रहेगा तो, या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सॉफ्टवेयर रहेगा तो इसको दो ना, उसके पहले एडी का अप्रूवल लो। एडी बोलेगा हाँ सही है, अब तुम आगे भेजो। एंड लास्ट, it may direct exporter to submit a declaration to any organization or authority for certifying the valuation of goods or software। देखो तुमने ना डिक्लेरेशन में लिखा रहेगा कि मेरे गुड्स का वैल्यू है $1 मिलियन, तो जस्ट टू क्रॉस चेक आरबीआई तुमको डायरेक्शन देगा कि भाई तुम है ना एक ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी को जाके सबमिट करो एक डिक्लेरेशन, ये वाला कि जिसमें तुमने $1 मिलियन लिखा है। ये ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी है ना, इसको हम वैल्यूअर बोलेंगे, ठीक है। ये वैल्यूअर क्या करेगा पता है? सर्टिफाई करके देगा कि हाँ भाई देखो ये $1 मिलियन का है या नहीं है, जो भी है वो सर्टिफाई करके दे देगा। ओके।